Hello everyone and welcome to online educational platform of Synthesis. Synthesis fastest growing institute of North India और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। अगर आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिंगडीजी ऐप को डाउनलोड कीजिए जो कि आपको गूगल प्ले पे इजीली अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज जो है उनकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। मेडिकल कोर्सेज जो है हमारे डायनामिक है जो टारगेट मेडिकल के लिए है। मोमेंटम कोर्स जो है हमारा वो 12th बायो के लिए है। एंथेसिस कोर्स जो है हमारा वो 11th बायो के लिए है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो इस तरीके से हैं। थ्रस्ट कोर्स जो है वो हमारा टारगेट मैथ्स के लिए है। इंटेंसिटी जो है वो 12th मैथ्स के लिए है और इम्पल्स जो है वो 11th मैथ्स के लिए है। और ये हमारे सिंडीजी ऐप का फ्रंट पेज रहेगा। हाँ जी, मेडिकल कोर्सेज की जो प्राइसेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। डायनेमिक कोर्सेज की प्राइस है जो टारगेट बायो के लिए है 7080 पर मंथ। देन मोमेंटम कोर्सेज की प्राइस है 5900 पर मंथ एंड एंथेसिस कोर्सेज की प्राइसेस है 4720 पर मंथ। इंजीनियरिंग कोर्सेज की प्राइसेस, थ्रस्ट कोर्स की प्राइस है हमारी 7080 पर मंथ। इम्पल्स कोर्स की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ एंड इंटेंसिटी की प्राइस है हमारी 2360 पर मंथ। फॉर मोर डिटेल्स आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विजिट www.synthesis.ac.in। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 918003094891 #92 #93। विजिट यूट्यूब सिंथेसिस इंस्टीट्यूट। लाइक अस ऑन फेसबुक synthesis.ac.in। हाँ जी, हमारे लास्ट जो 15 ईयर्स है उसमें हमने सिलेक्शंस दिए हैं 1828 जो स्टूडेंट है हमने नीट गवर्नमेंट एमबीबीएस सिलेक्शन दिए हैं। 189 हमने एम्स में सिलेक्शन दिए हैं। 175 एनआईटी और आईआईटी में हमने सिलेक्शंस दिए हैं। मोर देन 15% जो स्टूडेंट्स हैं वो हमने सिलेक्शन दिए किसमें, एमबीबीएस में, एनआईटी में और आईआईटी में। और 85% और अबव नीट जो है 2020 क्वालिफाइड है। एंड हमारे हेड ऑफिस का एड्रेस है ज्ञान टावर नियर शिववाड़ी रोड बीकानेर। और अगर आप भी अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ सिंथेसिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना। आज जो आपका टारगेट का माइनर टेस्ट नंबर 2 हुआ उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या था आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था जो कि सीरीज में 46 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ए मेटल। निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक एक धातु का है। 4 परमाणु क्रमांक आपको दिए गए थे, उसमें से आपसे पूछा गया था आपको धातु का परमाणु क्रमांक जो है वो बताना है। चलिए, वैसे तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखें तो इसमें एक ट्रिक ये भी रह सकती है कि आप इसको जो है देख सकते हैं कि एस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट जा रहा है। और दूसरी चीज इसमें अपन क्या है, थोड़ा सा हम इसको ऑप्शंस के थ्रू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए 36 नंबर जो है अपने पास, देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास, देखिए 36 थर्ड ऑप्शन है 36 जो है वो एक नोबल गैस है, कंसिडरेशन है, ठीक है। 36 नोबल गैस कंसिडरेशन था। अब इससे पहले 32 आ रहा है, 34 है, दैट मीन्स ये सब क्या है, मेटल्स तो हो ही नहीं सकते, पी ब्लॉक की इस तरफ ही आएंगे, है ना। अब 38 नंबर का अगर अपन लिख के देखें कि 36 के बाद आएगा 37, तो नोबल के बाद सीधा जाएगा एस ब्लॉक में। तो 37 और 38 जो किसके होंगे, एस ब्लॉक के होंगे। एस ब्लॉक कौन सा है, मेटल्स के लिए होता है। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा 4th नंबर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का स्टूडेंट्स हमारा आंसर है 4th 38। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम। निम्न में से कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के लिए सही नहीं है। अब नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। इट रिजेंबल्स हाइड्रोजन इन सम प्रॉपर्टीज। यह कुछ गुण हैलोजन समूह के समान प्रदर्शित करता है। ये जो ने क्या बोला है, जो नहीं है, ठीक है। सेकेंड है इट रिजेंबल्स एल्कलाई मेटल्स इन सम प्रॉपर्टीज। यह कुछ गुण क्षारीय धातुओं के समान प्रदर्शित करता है। थर्ड है इट कैन बी प्लेस्ड इन 7th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसे आवर्त सारणी के 7वें समूह में रखा जा सकता है। और लास्ट है इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन 1st ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहीं पे गड़बड़ है, इसे आवर्त सारणी के प्रथम समूह में नहीं रखा जा सकता, जबकि हम इसको रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या रह गया हमारा, 4। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या है, 4। क्लियर है बच्चों, 47 का आंसर 4 सही है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 103 हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ।
ओके, परमाणु क्रमांक 103 के बाद के तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। इफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 106 वर एवर डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी पॉजिटिव। परमाणु क्रमांक 103 के बाद के तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। यदि परमाणु क्रमांक 106 वाले तत्वों की खोज भी हो जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए हमारा रेडोन दे रखा है हमें ऑप्शन में, तो रेडोन कितने नंबर पे आता है बच्चों? 86 नंबर पे। ठीक है, रेडोन 86 है तो प्लस हमको कितने चाहिए? 20 चाहिए, तो वो हमारा हो जाएगा 106। क्लियर है, 106 हो जाएगा। तो 5f4 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 14 5f14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए, पीछे हमारे पास बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? अब हमें क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हम ये लगाएंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिल करेंगे? डी में 4 प्लस करेंगे और एस में हम 2 प्लस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट होगा एज पर एनसीईआरटी। फर्स्ट आंसर है हमारा करेक्ट 48 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 48 का फर्स्ट नंबर आंसर जो आपका वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है कौन से तत्वों की? आपको पेयरिंग दे रखी है, 4 पेयरिंग दे रखी है। ये देखिए 1 2 3 4, इनमें से आपको समान रासायनिक गुण वाली जो पेयरिंग है वो सिलेक्ट करनी है। क्लियर, चलिए जो देखिए 13 तो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2। क्लियर, 6 7 8 9 10 और 12 और 3p1। क्लियर, आप 22 के लिए देखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहां तक तो रह गया हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देन हमारे पास आया है 3d2 4s2, ये रह गया। अब यहाँ देखिए ये 3d में जा रहा है, ये 3p में जा रहा है, तो दोनों के को है कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। सेकंड देखिए 1s2 2s1 2s1 में जा रहा है। अब इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये भी क्या जा रहा है? s में जा रहा है। दैट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है बच्चों वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ओनली मेटल? कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का जो ओनली मेटल्स को कंटेन करेगा? ओनली मेटल्स जो है उसके अंदर आएंगे, ओनली धातु जो है उसके अंदर आएंगी। तो देखिए सेकंड ए में भी आती है, फर्स्ट बी में भी आती है, फर्स्ट ए में भी आ रही है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 जो है वो बच्चों करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है to which block is related an element having electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 in the periodic table। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया था और आपसे ये पूछा गया था ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस एलिमेंट का है वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? ये पूछा गया था कौन से ब्लॉक का है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ये हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, तो ये आपका आंसर था। क्लियर, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपके पास था क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देन पोटेशियम आयन इज रिलेटिवली बिगर। सेकेंड है डिपेंड्स ऑन द अदर कैटायन एंड एनायन। थर्ड है देयर साइज आर सेम। और फोर्थ है क्लोराइड आयन इज बिगर देन पोटेशियम आयन। अब देखते हैं हिंदी में, क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन सम इलेक्ट्रॉनिक हैं तब पोटेशियम आयन अपेक्षाकृत बड़ा है, दूसरे धनायन व ऋणायन पर निर्भर करता है, इनके आकार समान है, क्लोराइड आयन पोटेशियम आयन से बड़ा है। फर्स्ट देखते हैं पोटेशियम आयन अपेक्षाकृत बड़ा है, नहीं बिल्कुल गलत। पोटेशियम आयन इज रिलेटिवली बिगर, ये गलत है। डिपेंड ऑन द अदर कैटायन एनायन, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता। थर्ड नंबर देखिए देयर साइज आर सेम, साइज सेम नहीं होते हैं, माइनस चार्ज का है प्लस चार्ज का है तो साइज भी सेम नहीं होंगे। और लास्ट है क्लोराइड आयन इज बिगर देन पोटेशियम आयन, और हम हमेशा देखते हैं नेगेटिव जो है वो बड़ा होता है, पॉजिटिव जो है वो छोटा होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर
of increasing ready of the ions Br minus, F minus, O2 minus and S2 minus is as follow। निम्न आयनों Br माइनस, F माइनस, O2 माइनस और S2 माइनस की आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम है। बढ़ता क्रम बताना है। अब हमको ये पता है कि फ्लोरीन जो है माइनस और ऑक्सीजन जो है -2, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो सम इलेक्ट्रॉनिक है ये, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब क्या होगा, पर साइज किसका बिगर होगा, जिसके पास जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास ज्यादा, तो साइज इसका बिगर होगा। तो इनमें तो ये क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें सल्फर में और ब्रोमीन में, तो इसमें तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ब्रोमीन का ही बड़ा होगा, सल्फर का छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो हमारा करेक्ट रहेगा। फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन सल्फर देन ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। क्लियर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट M इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ठीक है, रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। एक तत्व M की द्वितीय आयन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो आवश्यक होती है 1 मोल गैसीय ऋण आयन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हटाने में, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। वहां एनायन था, यहाँ कैटायन है, ध्यान रखिएगा। वहां ऋणायन था, यहाँ धनायन है। किसी तत्व के 1 मोल गैसीय कैटायन धनायन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हटाने में कुछ हद तक सही ही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ मोनोवेलेंट गैसियस कैटायन ऑफ द एलिमेंट। किसी तत्व के 1 मोल एकल संयोजी गैसीय कैटायन से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हटाने में। तो चलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट देखिए, मोनोवेलेंट ये जो वर्ड यूज कर रहा है ये बिल्कुल सही है इसके लिए, क्योंकि मोनोवेलेंट ही होता है जिसमें से हम हटाते हैं। तो हो गया ऑप्शन नंबर 3rd इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3rd आपका करेक्ट है। 54 का क्या आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 3। आप 55 पे आ जाइए, विच आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व्स द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। निम्न अभिक्रियाओं में किसमें आयनन विभव ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को शामिल करना है, अधिकतम मात्रा को, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखने से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें पोटेशियम जो है वो कितने नंबर पे आता है बच्चों, 19 नंबर पे आता है, ठीक है। प्लस है तो कितना हो गया 18। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले गया ये। तो इसका मतलब इसके लिए एनर्जी जो है, अमाउंट जो है एनर्जी का, वो हमें चाहिए होगा ज्यादा, ठीक है। इसके लिए उतना ही ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो 55 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट है। 56 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसकी ज्यादा होगी, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे, O2 है, O2 प्लस है, O2 है, O2 प्लस 2 है, O2 प्लस है, O2 है, O2 माइनस 2 है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, इसमें होंगे। तो ये जो होगा इसकी लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम हो जाएगा। तो लोवेस्ट जो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस विल बी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, Na की प्रथम आयन विभव का मान 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो Na प्लस की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान होगा। ये हमको पता है, Na है तो हम इसे कर देते हैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यही जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स रिएक्शन है ये, इनवर्स रिएक्शन है, तो मान जो होगा, वैल्यू जो होगी वो हम नेगेटिव में डाल देंगे। पहले हमारे पास पॉजिटिव में थी, तो इसका आंसर नंबर 2 है जो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज इन kJ मोल इनवर्स ऑफ 3 हेलोजन्स XYZ आर रेस्पेक्टिवली 349, 333, 325, देन XYZ आर रेस्पेक्टिवली। आपको XYZ कौन है वो बताने हैं। यदि 3 हेलोजनों में XYZ की इलेक्ट्रॉन बंधुताओं क्रमशः -349, -333 तथा -25 है, तो XY तथा Z का क्रमशः है। तो आपको मान निकालना इनका क्या होगा, इनकी वैल्यू। देखिए हमको पता है फ्लोरीन जो है वो ज्यादा, फ्लोरीन जो है वो कम नेगेटिव होगा, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो कम नेगेटिव होगा किससे,
क्लोरीन से। सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या होगा? क्लोरीन होगा, उसके बाद होगा फ्लोरीन और उसके बाद होगा ब्रोमीन। अब वैल्यूज देखते हैं हम कैसी दी हुई है। सबसे ज्यादा क्लोरीन, ठीक है, सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन, तो क्लोरीन किसमें है? सबसे पहले इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन किसमें है? सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके लिए होगी बच्चों? क्लोरीन के लिए होगी, उसके बाद फ्लोरीन के लिए होगी और सबसे कम नेगेटिव वैल्यू ब्रोमीन के लिए होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एसिड नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, अब हमको पता है बच्चों कि जब हम जाते हैं लेफ्ट से राइट में तो क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होंगे, एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसके अगर बेस पे मैं आंसर देखूं तो हो गया HELIBCNOF। ठीक है, तो इधर से इधर जाने पे जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बढ़ने चाहिए, पर हमें किसमें आंसर चाहिए? हमें आंसर चाहिए घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आंसर नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, N देन C देन B देन BE देन LI। तो आंसर नंबर सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो 59 का हमारा आंसर नंबर सेकंड जो है करेक्ट है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सभी बच्चे सही करके आए होंगे। जिन्होंने 59 नंबर क्वेश्चन सही किया वो 60 नंबर क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही करके आए होंगे, है ना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अब देखो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको यहां से यहां जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है, दैट मीन्स बेसिक नेचर इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर? चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच नहीं है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? क्या हो गया? रदरफोर्ड प्रोटॉन, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, जे चैडविक न्यूट्रॉन और बोहर आइसोटॉप। तो बोहर ने आइसोटॉप नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आंसर है 4। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपन। ठीक है, एनोड रेज का नेचर डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ रेसिडुअल गैस, नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ऑल ऑफ द अबव। एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, अवशेषी गैस की प्रकृति पर, विसर्जन नली की प्रकृति पर और यह सभी। तो इसमें क्या आंसर रहता है? हम EM रेशियो जो है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ रेसिडुअल गैस, अवशेषी गैस की प्रकृति पर। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। 63 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, which among the following species have the same number of electrons in its outermost shell as well as penultimate cell। क्या हुआ? पेनअल्टीमेट सेल में भी वो है सेम और उसमें भी आउटरमोस्ट शेल में भी सेम है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बाहरी कोश के साथ साथ उपांती कोश में भी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए इसमें होंगे हमारे पास 2 8, क्लियर, और इसमें होंगे हमारे पास 2 8, क्लियर। तो इसमें भी हमारे पास है 2 8 एंड कैल्शियम में हमारे पास है 2 8 और 2 है तो फिर हो जाएगा 8। ठीक है, तो किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि दोनों में इसमें पेनल्टीमेट शेल में भी सेम है, आउटर मोस्ट शेल में भी सेम है, उपांती कोश में भी सेम है और बाहरी कोश में भी सेम है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He इज। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है जो वो आपको बतानी है। तो सिंपल है, फर्स्ट दे रखी है 13.6, तो आप अगर 2 हाइड्रोजन की बात हो रही है, यहाँ पे हीलियम की बात हो रही है, हाइड्रोजन की दे रखी है और हीलियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 की स्क्वायर कर दूंगी मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 54.4। तो इसका आंसर नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 64 का आंसर नंबर 3 करेक्ट है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से वर्णक्रम रेखाओं का विपाटन क्या कहलाता है? जीमोन प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो 65 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। 66 पे आ जाइए। ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन। धातु सतह को सौर विकिरण में रखने पर द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रिएक्शन। तो ये किस पे है बच्चों? देखिए आपतित विकिरण की आवृत्ति पर, ठीक है, निर्भर ऊर्जा के अधिकतम मान की अपेक्षा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का कम ऊर्जा होती है। बिल्कुल सही है। द emitted electron have energy less than maximum value of energy depending upon intensity of incident radiation। नहीं, बिल्कुल गलत। आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर ऊर्जा के अधिकतम मान की अपेक्षा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की कम होती है ऊर्जा। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। द emitted electrons have zero energy। नो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन शून्य ऊर्जा दर्शाते हैं। नहीं। द emitted electrons have energy equal to energy of photon of incident light। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। बाकी थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 66 का फर्स्ट ऑप्शन है जो अपना करेक्ट है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। एक परमाणु के चौथे ऊर्जा स्तर में परमाणु ऑर्बिटलों की कुल संख्या है। कितनी संख्या है? n स्क्वायर कर दो तो हमें 4 दिया था, 4 की स्क्वायर कर दो तो 16 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अपना करेक्ट है 16। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीक 67 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन। विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल हैव द सेम वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus spectrum। हाइड्रोजन परमाणविक स्पेक्ट्रम में कौन से संक्रमण की तरंगदैर्घ्य He प्लस स्पेक्ट्रम के n is equal to 4 से n is equal to 2 संक्रमण की तरंगदैर्घ्य के समान होगी। ठीक है, तो क्या लेते हैं हम? ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो हमें क्या लिया हुआ है? हीलियम ले रखा है हमने। तो RH को RH लिखते एक बार। तो हीलियम का 2 की स्क्वायर कर दूं मैं अगर, और हमें दे रखा है 2 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 4 नहीं 16 स्क्वायर करना है ना। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। चलिए तो ये हो गया। देन 2 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो 1/4 माइनस 1/16 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो 4 से 4 माइनस 1 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 3/16। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 की स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ पे 4 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 3r/4। अब आपको ऐसी जो है वैल्यू चूज करनी है बच्चों जिसमें आपके पास जो है यही वैल्यू आए। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए भी सेम वैल्यू आ जाए। तो देखिए अब ऐसी वैल्यू देखिए जिसके अंदर 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, तो इसमें जो 2 है वो तो मेन रहेगा। ठीक है, अब 3 जो है अगर यहाँ से देखें 3 से मैं 3 काट दूं r से, तो यहाँ पर जो है 1 रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इसकी जगह 2 रखेंगे, इसकी जगह 1 रखेंगे, तो ये जो है ऑप्शन सेम टू सेम हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 8/9 टाइम्स द रिडबर्ग कांस्टेंट इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। आपको बतानी है किससे किसमें जंप किया। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में किसी स्पेक्ट्रल रेखा की तरंगदैर्घ्य 8/9 RH गुना होगी। यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं
तब उस संक्रमण की मुख्य क्वांटम संख्या के मान लिखिए। अब इसमें कोई कैलकुलेशन भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है। 8/9 दे रखा है, तो आपको कोई ऐसा जो है वैल्यू चाहिए जिसमें कि 3 की वो मल्टीपल हो, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 3 जो है वो सिर्फ इसी में आ रहा है हमारे पास, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तभी तो मैं 3 की स्क्वायर लगाऊंगी तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। 3 की स्क्वायर लगाऊंगी यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे 8/9 दे रखा है। अगर हमको इसके इक्वल करना है तो 3 की स्क्वायर वाला चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the de Broglie wave associate with the hydrogen electron in its third orbit? Clear? de Broglie जो है हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, आपको बतानी है इसकी तरंगदैर्घ्य। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶। ओके, तो यहाँ पे हमें दे रखा है थर्ड ऑर्बिट का, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगी। क्लियर है? नो डाउट। चलिए उसके बाद हम देख रहे हैं, इन्होंने बोला है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट। हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वो हमको ज्ञात करनी है। तो क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, H/mv। ठीक है, H की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34। क्लियर? अब मास जो है वो कितना लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का है तो 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर? और वेलोसिटी की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की थी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2.18 इंटू 10⁻6/3। क्लियर? तो ये हमारी जो है इक्वेशन बनेगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको पूरी इक्वेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हिंट, अगर आप इसके आंसर से जो इसके आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं उस ऑप्शंस के बेस पे देखिए, तो हमारी जो इसमें देखिए पावर जो है वो 10⁻⁻8 आनी चाहिए, और 10⁻⁻8 जो है वो एक ही ऑप्शन में आ रही है बच्चों। तो आपको सारी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन। पावर्स जो देखिए, आप पावर्स को कट करेंगे तो 10⁻⁻8 आ रहा है, तो इसका आंसर सेकंड नंबर आंसर जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, तो 70 नंबर क्वेश्चन का हमारा सेकंड नंबर आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 600 ms with an accuracy of 0.005% certainty with which the position of the electron can be located is। आपको दे रखी है H की वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको। एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की चाल से यथार्थता के साथ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति का जिस निश्चितता के साथ पता लगाया जा सकता है वह है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दे रखा है, और प्लांक स्थिरांक की वैल्यू जो है वो भी आपको गिवन है। तो क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास फॉर्मूला रहता है ये H/4π। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें ये फाइंड करना है, डेल एक्स जो है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले डेल पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल पी इज इक्वल टू करेंगे हम एम डेल वी। एम हमको दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर? वी जो है वो हम फाइंड करेंगे। वी के लिए हमको दे रखी है 600 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 अपॉन, बात ये किसी कर रहे हैं, विद द स्पीड विच द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड। पोजीशन नंबर आपको बतानी है उसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगी तो यहाँ पे आ जाता है 0.003। तो 0.03 यहाँ पे ये आंसर आ गया हमारा। अब हम इस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो डेल एक्स को डेल एक्स लिखूंगी, यहाँ पे हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34। 4 इंटू हो गया हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14, और यहाँ पर हमने मिसिंग की है V की वैल्यू, तो ये हो गया 0.03। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.92 इंटू 10⁻³ m। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए 71 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है।
कैलकुलेशन करके देखी हमने, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। In a given atom, number 2 electrons can have the same values for all the 4 quantum numbers. This is called, किसने ये थ्योरी दी थी? दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होते। बहुत इजी है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने बोला था कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो है वो समान नहीं होते। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स। क्लियर? चलिए तो 72 का अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 73 नंबर पे आ जाइए। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से क्वांटम संख्या का कौन सा जोड़ा संभव नहीं है? ठीक है, एल की वैल्यू लेके देखिए 0 1 2 3, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और ये एफ के लिए। फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, 3 दिया है इन्होंने, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू 2 दी है तो 3 डी दे रहे हैं, हो सकता है। सेकंड से देखते हैं, 3 दिया है, ठीक है, और एल की वैल्यू दे रखी है 2 तो अगेन 3D है, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट में देखते हैं, एन की वैल्यू 3 दे रखी है और एल की वैल्यू दे रखी है आपको 3 तो 3F, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या का जोड़ा संभव नहीं है? थर्ड जो ऑप्शन है वो, क्योंकि 3F हमें दे रहा है। ठीक है, 73 नंबर का हमारा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। चलिए 74 नंबर, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलियन। गैडोलियन की आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, जो 64 नंबर जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ये करना था आपको। गैडोलियम परमाणु क्रमांक 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देखिए क्या करके आए हैं आप लोग। 7 जो है, देखिए इसमें जो है स्टेबल कन्फिग्रेशन लेना चाहेगा। स्टेबल कन्फिग्रेशन लेने के लिए ये क्या करेगा? हाफ फिल जो ऑर्बिटल है उनमें रखना चाहेगा, क्योंकि वो कहेंगे हाफ फिल और फुल फिल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं। क्लियर? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल। हाँ जी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है हाफ फिल्ड जो है ऑर्बिटल हमें दे रहा है, तो F4 7 दे रखा है, F4 14 होता है टोटल, तो ये हाफ फिल्ड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कि स्टेबल विन्यास लेना चाहेगा, स्टेबल कन्फिग्रेशन लेना चाहेगा। ठीक है, 74 नंबर का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन ए पीएक्स इज। एक पीएक्स में नोडल तलों की संख्या पता ही है, एल की वैल्यू जो होती है वही नोडल तलों की संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1 75 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए 76, du ऑफ C6H10 इज। C6H10 का आपको du बतानी है, क्या बतानी है? असंतृप्तता की कोटि, अनसैचुरेशन की डिग्री। C6H10 की असंतृप्तता की कोटि होगी। कैसे करेंगे देखिए, तो ये है हमारे पास C6H10। अब यहाँ पे अगर असंतृप्त कोटि देखिए, यहाँ पे एक तो मुझे दे रखी है रिंग और एक मुझे दे रखा है डबल बॉन्ड। ठीक है, एक तो मुझे रिंग दे रखी है, एक मुझे डबल बॉन्ड दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड। क्या हुआ? इसका रिंग के लिए हम कितनी मानते हैं? du 1 मानते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए du कितनी मानते हैं? 1 मानते हैं, तो 1 + 1 = 2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बताना है आपको, निम्न में से कौन सा एंटी एरोमेटिक है? क्लियर? चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आया होगा, अगर उसने थोड़ी सी भी ध्यान से जो है एरोमेटिक। कौन सा है एंटी एरोमेटिक? ये वाला थर्ड नंबर ऑप्शन। क्यों है एंटी एरोमेटिक? क्योंकि यहाँ पे 4n pi इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, तो इसलिए जो है एंटी एरोमेटिसिटी दिखाता है। हो गया। 79 नंबर क्वेश्चन पे चले। हाउ मैनी बेंजलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, इसके अंदर आपको बताने हैं कितने बेंजाइलिक अल्कोहल हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर है। दिए गए यौगिक में बेंजलिक हाइड्रोजन की संख्या बताइए। देखिए
यहाँ पे 2 हमें बेंजीन रिंग दे रखी है 1 और 2। अब इनसे जुड़े कार्बन्स को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर होगा 6। ठीक है, दोनों रिंग्स के चारों तरफ लगे हुए जितने भी कार्बन उनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन मेसिटिलीन। क्या होता है मेसिटिलीन? मेसिटिलीन में सिग्मा और पाई बंधों का अनुपात बताइए। देखिए इसका आंसर, हाँ जी, देखिए क्या होता है मेसिटिलीन। मेसिटिलीन का फॉर्मूला क्या रहता है स्टूडेंट्स? ये CH3 CH3 CH3। क्लियर? तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का हमको देखना है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और वो हो जाएगा 1। तो 7:1 जो है वो हमारा रेशियो रहेगा किसका? सिग्मा और पाई बॉन्ड का। क्या रेशियो है इसमें? 7:1। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे 7 दे रखा है, इसका आंसर 7:1 जो है उसका आंसर रहेगा। तो चलिए, DU ऑफ गिवन कंपाउंड क्या रहेगा? देखिए फर्स्ट रिंग में देखते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? कार्बन, 1 सेकेंड, देखिए कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 माइनस हेलोजन अपॉन 2 प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास। चलिए काउंट करते हैं हम हमारे कार्बन। तो इसमें जो है हमारे पास कार्बन रहे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 कार्बन है इसके अंदर हमारे पास। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 ही हमारे पास इसमें कार्बन है और 7 ही हमारे पास फर्स्ट रिंग के अंदर जो है वो हाइड्रोजन है। सेकंड रिंग के अंदर आ जाइए। सेकंड रिंग में क्या है? 1 2 3 एंड 4 हमारे पास इसमें कार्बन है और 1 2 3 एंड 4 हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है। 4 ही हाइड्रोजन है और 4 ही कार्बन है इसके अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रिंग के अंदर देखते हैं हम 1 2 एंड 3। तो 3 हमारे पास इसमें कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है और लास्ट में जो पेयर बच रहा है इसमें 1 हमारे पास कार्बन है और 2 हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो है 1 2 3। तो टोटल हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 हैं। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आपके पास कार्बन थे, 15 जो है वो आपके पास कार्बन थे। हाँ जी, ये शायद ब्लू पेन में आपको दिखेगा नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो 15 जो है वो हमारे पास कार्बन थे। अब हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें तो 7 + 4 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो 19 हमारे पास हाइड्रोजन है 19/2 प्लस में नाइट्रोजन कितने हैं? 1 2 3। तो 3 हमारे पास नाइट्रोजन है अपॉन में 2 + 1। क्लियर? तो इससे जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 16 - 16/2। तो ये गया 8 पे, तो हो गया 16 - 8 = 8। तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर 28। तो 82 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है स्टूडेंट्स? सेकंड आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्या है फर्स्ट में? देखिए फर्स्ट में कितने कार्बन है हमारे पास? 7 कार्बन है। सेकंड में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। थर्ड में हमारे पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है और लास्ट में हमारे पास 1 कार्बन है। क्लियर? और अभी देखिए हाइड्रोजन कैसे है? 7 हाइड्रोजन है फर्स्ट रिंग में हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है सेकंड रिंग में हमारे पास और 6 हाइड्रोजन है हमारे पास थर्ड रिंग में और फोर्थ रिंग में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन कितने हमारे पास? 1 2 एंड 3 हमारे पास नाइट्रोजन है। तो हमने वैल्यू रखी 15 - 19/2 प्लस 3/2 प्लस 1। तो 16 - 16/2 = हो गया हमारे पास 8। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन sp2 हाइब्रिडाइज? कौन सा है sp2 हाइब्रिडाइज? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? देखिए इसमें डबल बॉन्ड देखिए, ठीक है, यहां से और यहां से 2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, लोन पेयर डीलोकलाइज हुआ है इसके अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर,
तो चलिए 84 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन गिवन कंपाउंड। दिए गए यौगिक में आपको इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हुए, 1 2 एंड यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है कि 3 इसमें जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो 84 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, correctly identifies the number of carbon atoms of each type of hybridization in the compound। ठीक है, दिए गए यौगिक में कार्बन परमाणु के संक्रमण के प्रकार की संख्या होगी। ठीक है, अब हम इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इसे हम ऑप्शंस के थ्रू सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या इसमें कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किसी में। देखिए फर्स्ट में डबल बॉन्ड, देन हो गया कार्बन, देन डबल बॉन्ड, देन कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन, देन डबल बॉन्ड, देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कोई भी जो है sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो sp3 जो है वो तो नहीं है। ठीक है, sp2 देखिए, अब sp2 किस में है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp2 के लिए हमारे पास हो गया 3। sp जो हाइब्रिडाइजेशन किस में है, sp सिर्फ एक में ही है, तो sp हो गया हमारे लिए 1। तो क्या ऑप्शन रहा हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो किसी में भी नहीं है। तो सबसे पहले हम चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नहीं बताया गया है, sp3 संकरण है जो वो नहीं बताया गया है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो आपको आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं है, sp3 नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी 2 डिग्री कार्बन इन द फॉलोइंग। आपको 2 डिग्री जो कार्बन है उनकी संख्या बतानी है। देखिए 4 तो हमारे पास रिंग है, तो सीधा ही काउंट कर ले, अगर हम 1 2 3 4 4 5 जा 20, तो 20 तो हमारे सीधा ही हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है एक यहाँ पे दिया तो 21, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 21। 4 तो हमने रिंग से ही काउंट कर लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 तो हमने रिंग से ही काउंट कर लिए, 1 2 3 एंड 4, तो 4 5 20, और ये बीच वाला हो गया एक हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गए 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिव आइसोपेंटाइल अल्कोहल इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। चलिए 87 नंबर का आंसर क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल इज एक्टिव आइसोपेंटाइल अल्कोहल। 88 नंबर पे आ जाइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन बीटा नेफ्थोल आर। बीटा नेफ्थोल में आपको सिग्मा बंधों की संख्या जो है वो स्टूडेंट्स बतानी थी। ठीक है, सिग्मा बंधों की बतानी थी संख्या, तो 1, एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो हमने सीधे ही काउंट कर दिए, देन 8 देन 9 एंड 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 20 जो है इसमें रहे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स, 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ जी बिल्कुल सही है, 88 नंबर में हमारे पास जो है 20 जो है सिग्मा बॉन्ड्स है। तो बीटा नेफ्थोल में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 20। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड बिलो। दिए गए यौगिक में 3 डिग्री कार्बन की संख्या बताइए। ठीक है, काउंट करें, 1 देन 2 देन 3 4 5 6 एंड 7 1 2 7 1 2 3 4 8। ठीक है, तो कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 जो है इसके अंदर हमारे पास 3 डिग्री कार्बन जो है, तो इसका आंसर आपका क्या था 89 नंबर क्वेश्चन का, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं हमारे पास, 8। लास्ट है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ प्रोपेनजाइल फिनाइल एसिटिलीन इज। प्रोपाजिल विनाइल एसिटिलीन में असंतृप्तता की कोटि बताइए। DU बताना है हमको इसमें। देखिए C3H3 क्या रहता है, प्रोपेनजाइल। क्या होता है प्रोपेनजाइल का फॉर्मूला, C3H3 करके देखिए, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2। ठीक है,
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगा देते हैं यहाँ से। देन हमें दे रखा है वाइनिल, देन हमें दे रखा है CH2 एसिटिलीन CH2, तो यहाँ पे ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, DU की जो है वैल्यू बतानी है आपको। देखिए कितनी वैल्यू है DU की यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, ठीक है। देन डबल बॉन्ड है हमारे पास, डबल बॉन्ड के लिए 1, तो 2 और ये 2 और है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। 2 हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम DU की वैल्यू कितनी लेती है स्टूडेंट, 2 लेते हैं, 2 लेते हैं। और डबल बॉन्ड की DU की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड है दैट मीन्स हमारे पास हो गई 4th वैल्यू हो गई ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। और 1 वैल्यू हमारी हो गई डबल बॉन्ड से, तो 4 + 1 = 5। तो आंसर है हमारा 5। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा 46 से 90 तक के केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे टारगेट माइनर टेस्ट 2 में जो थे उन सबका सॉल्यूशन। और भी जो क्वेश्चन है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ हमारे अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस।